सो हे गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट कर दिया है। पर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमने अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है उसका एक क्विक सा टूर हो जाए, उसका एक क्विक सा रिवीजन हो जाए। और क्वेश्चन करके रिवीजन करने का जो मजा है वो अलग ही है दोस्त। मैं उठा के लाया कुछ चुनमुने छोटे छोटे बाबू वाले क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करे, और जब आप आए एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए तो आपको याद रहे कि आपने क्या क्या चीज पहले से पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पे कुल मिला के आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस सेशन में, और हम उन 10 क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद मैं उन्हें सॉल्व करूँ। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखो दोस्त, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ओके फ्रेंड, तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, इसमें बोल क्या रहा है। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्त कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इस ऑर्डर का होता है। ओके, न्यूक्लियर रेडियस जो इस ऑर्डर का होता है। तो क्या फ्रैक्शन ऑफ एटम है जो कि न्यूक्लियस को ऑक्यूपाई करता है। ओके दोस्त, यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ एटम, जो एटम का कौन सा फ्रैक्शन है जो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखो दोस्त, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एटम होता है वो ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है, यानी कि वो एम्प्टी होता है, और न्यूक्लियस कहीं बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग ये जानते हो, बेसिक्स आपने पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम है उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, एज अ स्फीयर। और इसी स्फीयर के बीच में जो न्यूक्लियस होगा वो भी कैसा होगा, वो भी दोस्तों होगा स्फेरिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो जी? तो देखिए, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की तो वो कैसे होगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम की तो उसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ एटम क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻8 का क्यूब। वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की तो उसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई 10⁻13 का क्यूब। इस बात में तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आइए, अब क्या पूछा हुआ, फ्रैक्शन ऑफ द एटम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस इक्वेशन सेकंड और इस इक्वेशन फर्स्ट का रेशियो ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अगर हम एटम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 4/3 पाई 10⁻⁻24 सेंटीमीटर। हटा दिया, मैं यूनिट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि रेशियो है और दोनों यूनिट है वो कटने वाले हैं। और यहां नीचे क्या आएगा, 4/3 पाई, ऊपर न्यूक्लियस होगा, सॉरी ऊपर न्यूक्लियस होने वाला है तो इस चीज को आप करेक्ट कर लो, ये 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 यानी कि -39, और नीचे क्या होने वाला है 10⁻⁻24। ओके दोस्त, तो अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आएगा दोस्त वो क्या आएगा, 4/3 पाई से, कलर नहीं चेंज हुआ क्या इसका दोस्त, आइए। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, और वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस आया इसको ट्रांसपोज करने के बाद वो आया 10⁻⁻39 प्लस 24 वॉल्यूम ऑफ एटम, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इसके बराबर हो जा रहा है दोस्तों, ये बराबर हो जा रहा है 10⁻⁻15 वॉल्यूम ऑफ एटम। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने इजीली अटेम्प्ट कर लिया होगा। और अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो दोस्त। ठीक है, आइए दोस्त, अगर आपने पहला सवाल कर लिया है तो ये लीजिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है और अभी बहुत ही बेसिक सा सवाल है, तो मैं होप करता हूं आप इस सवाल को भी जल्दी से अटेम्प्ट कर लोगे।
तो थोड़े लाइट की इश्यू की वजह से हमारी स्क्रीन थोड़ी फ्लिकर होगा, हमारा जो कनेक्शन था वो थोड़ा कट हो गया था। लेकिन आइए वापस हम सेकंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन जैसा कि मैं कह रहा था बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल होने वाला है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जो है इन चारों पार्टिकल्स को अलग अलग करके लिखते हैं और इनके लिए हम चार्ज बाई मास रेशियो निकालते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन की बात कर लें तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1 पर चार्ज होता है 0। इस केस में अगर हम यहाँ रखते हैं तो 0/1 आएगा जो कि हो जाएगा 0। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? ये बराबर हो जाएगा आपके 0 के। अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है दैट इज 2 और जो मास होता है दैट इज 4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी हाफ। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास है 1 और इसका जो चार्ज है वो भी हमारा 1 ही है। प्रोटॉन का मास भी 1 है, प्रोटॉन का मास भी 1, ओहो प्रोटॉन का मास भी 1 है दोस्तों और इसका चार्ज भी 1 है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो हमारा 0 होता है ना दोस्त। ये टर्म तो 1 हो जाएगा, ये टर्म तो आपका 1 हो जाएगा, पर ये टर्म आपका क्या हो जाएगा दोस्त? इनफाइनाइट। तो इसका ये मतलब हुआ अगर हम E/m को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो हमारा आंसर होगा न्यूट्रॉन सीरीज में सबसे पीछे होगा, इसके आगे होंगे अल्फा पार्टिकल्स, उसके आगे होंगे प्रोटॉन और सबसे आगे होगा इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे आंसर बन के आएगा वो आएगा ये दोस्तों। तो होप करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग से हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और उसमें पूछ रहा है कि पेयर NH3 और BH3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे है। तो इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, तो मुझे लगता है इस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इन दोनों के पेयर में जितनी है उतनी इन चारों में से किसमें है दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अमोनिया और BH3, NH3 और BH3 दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी। तो अगर नाइट्रोजन की बात की जाए दोस्तों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 इसकी एटॉमिसिटी है 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर BH3 की बात करें तो बोरॉन हमें देगा 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हमें देगा 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल ये दोनों पेयर मिला के हमें देने वाला है 18 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो बस हमें ये देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से किस में मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले CO2 की बात कर लें। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ से आने वाले हैं, 6 एंड 8 8 16 यहाँ से आने वाले, तो यहाँ से हमें टोटल 22 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो हमारा ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर हम B2H6 की बात कर लें तो B2 देगा 10 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमें मिलेगा 16 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा आंसर नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर हम C2H4 की बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हमें मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर निकल गया है, पर ऐसे तो छोड़ नहीं सकते दोस्त। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हमें मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा हमारा C2H6 दोस्तों। और ये बहुत ही आसान सा सवाल था। होप करता हूँ ये सवाल भी आप लोग से लग गया होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, ओके, हाँ, तो ये सवाल थोड़ा सा एक लेवल अप आया हुआ है। इस सवाल को करने के लिए आपको फॉर्मूले का ज्ञान होना जरूरी है। तो इस सवाल को स्क्रीन पॉज करके तुरंत लगाए दोस्त। ओके, तो मुझे लगता है इस सवाल को आपने अटेम्प्ट किया होगा और आंसर बहुत लोग क्या भी गए होंगे। आइए देखते हैं कि क्या जो आंसर मैं निकाल रहा हूं और जो आंसर आपने निकाला है क्या वो सेम है या अलग है। आइए दोस्त, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 909 किलो हर्ट्ज, या फिर हम कहें 909 × 10⁻³ हर्ट्ज, ये गिवन है बाबू। अब हमें क्या निकाला है? एनर्जी ऑफ अ मोल। एक और चीज दी हुई है हिडन, दैट इज ऑफ अ मोल, यानी यहाँ पे आपको एवोगाद्रो नंबर जितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं दोस्त, और वो कितने होते हैं? 6.022
इंटू 10⁻23। ये एक हिडन इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में जो आप लोग को ध्यान देना था। तो अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखे दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर एक मोल पार्टिकल है तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है E इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर इंटू एच इंटू न्यू। तो आइए दोस्त इसको सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करते हैं। Na की वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। H की वैल्यू आप सबको पता है, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। और वही न्यू जो है वो आपका दिया हुआ है 909 इंटू 10⁻3। चलिए दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, हम सबकी यूनिट को लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिना यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम छोड़ दीजिए। यूनिट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला उसूल है कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है अलोंग विथ, आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है अलोंग विद द यूनिट्स। आपको कभी भी यूनिट्स को छोड़ना नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ कुछ देर में। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व, मैं यूनिट की बात कर रहा था। तो यूनिट अगर हम प्लैंक कांस्टेंट यूनिट देखें तो दैट इज जूल सेकेंड, और वहीं अगर हम इसकी यूनिट देखें, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की, वो हर्ट्ज है, और हर्ट्ज को ही लिखते हैं पर सेकेंड। तो यहाँ से जो यूनिट आएगी वो जूल सेकेंड इंटू पर सेकेंड आएगा, और यहाँ से पर सेकेंड कट जाएगा और एनर्जी की यूनिट आ जाएगी हमारी जूल। तो आइए दोस्त, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3.62 इंटू 10⁻⁻4 जूल के आसपास, यानी एनर्जी की वैल्यू जी आने वाली है दोस्त। और ये आप सबसे हो जाना चाहिए, ये आप इस लेवल पे हो, ये सवाल आपको कर देना चाहिए था। और अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाए हो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे सवाल और ऐसे और कई सारे सवाल सब हम आप लोग को करवाने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, आपको टी विद केमिस्ट्री, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर आप हमारे वीडियोस को हमारे ऐप पे देख रहे हो दोस्त, तो हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी आप जा सकते हैं, आप हमारे फ्री मॉडल पे भी जा सकते हैं। आप जो हमारे असाइनमेंट्स उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि आप ग्रो करो दोस्तों। तो आओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारा सवाल है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। स्क्रीन पॉज करो, ये सवाल तो सबका होना चाहिए दोस्तों, कर दो इसको। ओके दोस्त, तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इस सवाल में क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, मतलब जिन कवि ने इस कविता की रचना की है वो क्या कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं उपरोक्त पंक्तियों में। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए दोस्त, तो एक ऑब्जेक्ट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ दोस्त, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी है, और एमिट कर रहा है दो डिफरेंट रेडिएशंस। द वेवलेंथ ऑफ वन रेडिएशन इतना है, दूसरा क्या होगा। देखिए कितना ही जबरदस्त सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनर्जी, अगर आप एनर्जी की बात करें, अगर आप एनर्जी की बात करें तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जो एनर्जी दोस्तों एब्जॉर्ब होगा, वो क्या इक्वल नहीं होगा एनर्जी एमिटेड के, वो क्या इक्वल नहीं होगा एनर्जी एमिटेड के। जी हाँ, बिल्कुल होगा। यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वही सेम एनर्जी बाहर निकल रही होगी। तो अगर हम वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी का फॉर्मूला लिखे तो हमें वो मिलता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और ये अगर एब्जॉर्ब है तो हम इसको लिखते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब, तो लैम्डा हो जाएगा लैम्डा एब्जॉर्ब। और एनर्जी एमिटेड किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, एनर्जी एमिटेड जो है ये बराबर, एनर्जी एमिटेड जो है ये बराबर आ रहा है एच सी बाई लैम्डा एमिटेड। और चूंकि यहाँ पर दो डिफरेंट रेडिएशन है, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा E1 और ये हो जाएगा लैम्डा E2। तो आइए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम बराबर कर दें, अगर ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको अगर हम बराबर करके लिखते हैं तो एच सी बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा E1 प्लस एच सी बाई लैम्डा E2। एक बात ध्यान रखिए, जो हर जगह है वो कहीं नहीं रहेगा, जो हर जगह है
वो कहीं नहीं रहेगा और हमारा इक्वेशन उठ के आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एमिटेड, यानी पहला रेडिएशन जो एमिट हो रहा है, एंड 1 अपॉन लैम्डा E2 यानी दूसरा रेडिएशन जो एमिट हो रहा है। अब यहाँ से आपको करना है जनरल मैथमेटिक्स। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। एब्जॉर्ब क्या हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें इधर तो देखिए 1 अपॉन 2400 एब्जॉर्ब ये है इज इक्वल टू 1 अपॉन 6000 प्लस 1 अपॉन लैम्डा E2। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करें तो देखो सबको आना ही चाहिए। 1 अपॉन 2400 माइनस 1 अपॉन 6000 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा E2। यहाँ से इसको फिर हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो लैम्डा E2 की वैल्यू यहाँ से आने वाली है दोस्त, वो आने वाली है 4000 आंगस्ट्रॉम। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके आगे कैलकुलेशन करके आपको दिखाने की ज़रूरत है कि दोस्त ये कैसे होने वाला है, और ये आप सब लोग ज़रूर से निकाल लोगे दोस्त, मुझे विश्वास है ये आप ज़रूर से निकाल लोगे दोस्त। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो गया तो भी कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको इस इक्वेशन को बताना है कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो दोस्तों बस शुरू हो जाओ। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना समय काफ़ी था इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है। इसमें एक ही छूट गया है, यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा, ये छूट गया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट ही छूट गया था, अब लग गया है। अब उसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या क्या रहा है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास लैम्डा है और लैम्डा नॉट है। लैम्डा और लैम्डा नॉट है, ये कुछ न्यू और न्यू नॉट जैसा नहीं दिख रहा है क्या? ये कुछ न्यू और न्यू नॉट जैसा नहीं दिख रहा है क्या? ये कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है? बस यही सोचना था। अगर आप ये विजुअलाइज कर लिए होते कि ये जो इक्वेशन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया हुआ है, तो शायद आप इस क्वेश्चन को यूं कर लेते। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है, दैट इज मैथमेटिकल इक्वेशन इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके ओके ओके, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, पहले तो इसको करेक्ट करिए, दिस इज वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी है, और ये एडिटर ने लग रहा है कोई गलती कर दी है यहाँ पर, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी होगी सबसे पहले तो दोस्त। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दोस्त आपके हाफ एम वी स्क्वायर के। 2 इधर कीजिए, एम नीचे भेजिए, 2 बाई एम, एच को कॉमन ले ले अगर हम लोग, तो ये हमें मिलने वाला है न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्लियर है आप सभी लोगों को? अब ध्यान से देखिए, न्यू माइनस न्यू नॉट इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, हमको पता है न्यू लैम्डा बराबर होता है सी। तो अगर हम न्यू की जगह लिखे, न्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा। न्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी बाई, न्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा। तो आइए यहाँ पर इसको पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट बराबर वी स्क्वायर। यहाँ से हम सी कॉमन ले लेते हैं, तो 2hc बाई एम इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? 2hc बाई एम, एलसीएम ले लीजिए, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा नॉट रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये हमारा इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करना था, और मुझे लगता है अब ये इक्वेशन आप सभी जो है आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से प्रूफ कर लोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है क्वेश्चन सेशन में? मजा आ रहा है? आना भी चाहिए दोस्त। और अगर मजा आ रहा है तो करना ही क्या यार, बस एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़े शेयर्स कर दो, क्योंकि
मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप चैनल को लाइक करते हो, अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मोटिवेशन जो है वो फील होता है। लेकिन आप अपना उद्देश्य ना भूलना, आपका उद्देश्य है टॉप ऑफ द बार पे जाना, फाड़ के रख देना सबको। डीपीबी सॉल्व कर लो, जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करके जाना दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। इस सवाल को भी, ये सवाल भी आप लोग से हो जाना चाहिए। जल्दी सवाल कीजिए दोस्तों। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है फॉर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है दोस्त। और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी दोस्त अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है दोस्त? ये बराबर होता है रूट एल प्लस 1 और इसके बाहर होता है एच कट। ध्यान से देखो दोस्त, डी ऑर्बिटल है तो फॉर डी ऑर्बिटल के लिए फॉर डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू होती है 2। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 2 प्लस 1 एच कट विच इज इक्वल टू रूट 6 एच कट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। तो दिस इज द आंसर एंड इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मैं इसको बहुत ही सिंपल सा सवाल मानूंगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को आप ऐसे निकाल सकते हो। बहुत ही इजी लेवल का सवाल है, ये रूट 6 के बराबर है दोस्त। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सवाल आप सभी लोगों को? ठीक है दोस्त, अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को भी जल्दी से आप लोग कर दे। m की वैल्यू -2 है, ये किस में नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए? किस सबशेल में नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए दोस्त? तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें m की वैल्यूज की, अगर हम बात करें वैल्यूज ऑफ m की, तो आपको ये पता होगा कि m की वैल्यूज m की, तो ये पता रखिए, ये आपको पता होगा कि वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन l। l की वैल्यू पे m की वैल्यू डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है दोस्तों? -l से +l तक। तो लेट्स से इफ l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3 एंड l बराबर सो ऑन हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आइए एक एक केस को लेके सॉल्व करते हैं। अगर हम l बराबर 0 लेते हैं, l बराबर 0 इसका मतलब हुआ s ऑर्बिटल है, और अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 है तो सिर्फ 0 ही रहने वाली है दोस्त। अगर l की वैल्यू 1 होने वाली है तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स क्या क्या आएंगे? माइनस, सबशेल कौन कौन से आएंगे? -1, 0 एंड +1। l की वैल्यू अगर 2 होगी तो आएगा -2, -1, 0, +1, +2 और इसी तरीके से ऑन आगे बढ़ता जाएगा। पर अगर l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1 की बात करें, 0 और अगर 1 की बात करें दोस्त, देखो 0 और अगर 1 की बात करें तो यहां पर कहीं भी आपका 2 नहीं आ रहा है, यानी कि ना s सबशेल में ना ही p सबशेल में हमें m की वैल्यू 2 देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दैट इज s एंड p सबशेल। तो क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई दोस्तों मेरी बात? काफी आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग से हो जाना चाहिए था। तो आज के सेशन का आखिरी सवाल है, देख लो इनकरेक्ट कौन सा है, बस जल्दी से बता दो मुझे। आओ चलो दोस्त, बहुत ही आसान सा सवाल है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो चलिए बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहले की बात करें हम लोग, पहले की अगर हम बात करें तो देखिए सब में प्लस 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 एंड माइनस हाफ है, तो एस की वैल्यू तो सब में करेक्ट है। अगर हम बात करें एन की वैल्यू की, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखी हुई है,
एन की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं ए ऑप्शन में। एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, एम की वैल्यू 0, तो पहला रिएक्शन तो फिजिबल है। क्यों? क्योंकि भैया एन की वैल्यू 2 के लिए एल की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, बिल्कुल दिया हुआ है। वो रिएक्शन, वो मतलब ये जो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। एन और एल की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती है दोस्त, तो यानी कि बी वाला भी हमारी जो वैल्यू है वो गलत है। और देखिए डी के लिए 1s बिल्कुल सही, यानी डी भी आपका सही है। यानी कि जो आपकी इनकरेक्ट ऑप्शन थे दैट इज बी एंड सी, वो कौन कौन से आपके दोस्त, वो आपके ऑप्शंस है बी और सी, यानी बी और सी आपके, बी एंड सी आपके इनकरेक्ट वन से दोस्त। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपने अब तक के सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो बस दोस्तों अपने दोस्तों तक फैला दो इसे, और मैक्सिमम लोगों का रीच पहुंचाओ, ताकि हम तुम्हें वो क्वालिटी कंटेंट दे पाएं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं दोस्त। तो इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं हमारे होमवर्क सेक्शन में आए हो, तो देख लेते हैं ये रैंडम क्वेश्चन क्या होने वाले। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे भी नहीं पता है, और हम इसको लेते, काफी इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें तो, पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें मजा आता है। देखते हैं दोस्त, अभी तो हमारे देखते हैं भाई रिफाइन कर रहा है, जनरेट कर रहा है, होमवर्क है खैर ये, और हम तो क्लास वर्क में ही करेंगे, हमने तो उठाना है क्लास वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चन लगाना है ना, जैम निकालना है। चलो दोस्त, पहला सवाल कितने सवाल है दोस्त, देखा जाए अभी, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं, ये तो बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। ओहो, आजा दोस्त, चलो देखते हैं। पहले सवाल, which one of the following best describes the Heisenberg uncertainty principle? बताओ दोस्त, देख लो जल्दी से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अरे भैया जिस चीज की सर्टेन नहीं है भैया, देखो इम्पॉसिबल टू नो बोथ पोजीशन मोमेंटम, ए ऑप्शन परफेक्ट। देखो आंसर कौन सा है दोस्त, आंसर क्या है, आंसर कहां गया, आंसर ये था ए। सोचना भी नहीं था इस क्वेश्चन को, ये आप लोग का प्रिपेयर होना चाहिए था। आओ दोस्त, आओ दूसरा सवाल देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या डिटरमाइन करता है एक एटम में, सोच लिया? ऑप्शन सी एनर्जी लेवल। देखते हैं आंसर, देखते हैं, ऑप्शन सी है। आइए दोस्त तीसरा क्वेश्चन करते हैं। विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस? ओके, कौन सा क्वांटम नंबर जो डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल कोई स्पेस में? बताइए दोस्त, बताइए कौन सा करता है? ऑप्शन सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चौथे पे आ जाइए, सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज डिजाइन्ड बाय द क्वांटम नंबर n बराबर 3 l बराबर 2? n बराबर 3 है, इसका मतलब 3 होना चाहिए, और l बराबर 2 है, 2 मतलब हो गया s p d, यानी डी ऑर्बिटल का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है दोस्त? छठवां देखो, नोड को कौन बताता है? नोड मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आज देखिए कहां है जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जीरो, ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर है दोस्त? आ जाओ सातवां देखो, ऑक्सीजन एटम का ग्राउंड स्टेट। अरे पागल बनाएगा क्या बाबू, ए ऑप्शन है, सोचना भी नहीं है, पढ़े लिखे हम लोग, बैचलर्स में आ गए, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सवाल नहीं कर पाएंगे? मजाक बना दिया है। हाँ, कोई बात नहीं। नॉट अ वैलिड क्वांटम नंबर कॉम्बिनेशन, इधर चेक करो, सही है, इधर आ जाओ, 2 1 3 2 1 0 4 3। ओके, अब थोड़ा और देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। 2 1 0, ओके, एंड 3 L 2 L, बी वाला आ गया, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नॉट वैलिड। नौवा देखो, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं तो भाई क्विक फायर खेल रहा हूं। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कौन लाया था? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में कौन बताया था? बोहर ने बताया था, याद होना चाहिए। देख लो, ये सारे एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लो, ये जरूर से आप लोग को करके देना है, दोस्त ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से इस सेशन को आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। थैंक यू दोस्त, आज के लिए स्टे ट्यून रहने के लिए आप लोग को। आगे मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और सेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से।